हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सेट 2024 822 एचवी सेट को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसके पहले की वीडियो में हम जितने 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे और जितने 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनमें से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी 6 क्वेश्चन हैं, हम सभी को सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो इसीलिए हम सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान देना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, तो यहाँ पर वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। ऐसा मत करना कि यहाँ पर आपने वीडियो को देख लिया, अच्छा ये यहाँ पर 290 दिया गया है, तो इसका ये इस टाइप से सॉल्व होगा, हो गया इतना। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मान लेते हैं यहाँ पर इसमें 290 दिया गया है, हो सकता है किसी सेट में आपको यहाँ पर ये अंक चेंज कर दिया जाए। तो आपको क्या करना है, डिजिट नहीं देखना है कि यहाँ पर 290 दिया गया है और कहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, ये मत देखना। क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको पैटर्न समझना है कि यहाँ पर कौन से फार्मूले से ये सॉल्व हुआ है और किस पैटर्न में ये सॉल्व करते हैं इसको। तो ये सब आपको ध्यान देना है। हम आपसे एक बार और कह रहे हैं कि डिजिट आपको नहीं रटना है, ये ध्यान देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ स्टूडेंट होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी बुक को कंप्लीट कर लिया है, तो इनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले से पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पढ़ा और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आपके मन में इमेज नहीं बन रही है, तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें, तभी आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को आपको नोट नहीं करना है, ये ध्यान देना है। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। तो पेपर में जैसे भी लिखा है हम उसी टाइप से यहाँ पर लिख कर आपको बताएंगे। 22 का है, तो यहाँ पर देखिए मेन मेन पॉइंट लिखेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें दिया क्या है और हम मानेंगे क्या। तो ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम साइड में इसको लिख देते हैं ऐसे। ये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना। माना प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, यक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम यक्स मान लिए। अब यहाँ पर कह रहा है क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक। समझ में आया इसमें कहना क्या चाह रहा है। जैसे अगर विषम संख्या 11 आया है, तो उसके बाद 12 तो सम हो जाएगा, लेकिन 13 आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 17 आया है, 18 तो सम हो जाएगा, लेकिन 19 आना चाहिए। मतलब ऐसे हमें क्रमागत लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम एक बार 11 ले लिए, उसके बाद जाकर 17 ले लिए, ऐसा नहीं इसमें करना है। तो यहाँ पर प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, यक्स है। तो दूसरा हमें क्या मिलेगा, मान लेते हैं ये विषम पूर्णांक है, मान लेते हैं ये 3 है। तो हमें अगली संख्या में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे 4 मिलेगा। तो 4 क्या है, सम है कि विषम है, आप कहेंगे सम है। तो इसका मतलब यक्स में हम 1 को नहीं ऐड कर सकते हैं, 1 को ऐड कर कर हमें इसमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, क्योंकि ये विषम है।
3 क्या है, एक विषम है। आपके समझने के लिए यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं यक्स 3 है, तो जब हम इसमें 1 को ऐड करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 क्या है, सम है। इसका मतलब यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे तो सम मिलेगा, और यहाँ पर अगर हम 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 3 2 5, देखिए विषम मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक यक्स है तथा द्वितीय धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है, यक्स प्लस 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, दोनों के वर्गों का योग कितना है। तो आप कहेंगे दोनों के वर्गों का योग, चलिए इसका वर्ग करते हैं। तो इसका वर्ग हमने कर दिया, अब इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, इसका भी वर्ग कर दिए। अब कह रहा है दोनों को वर्ग कर दिए हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब दोनों के वर्गों का योग, योग मतलब जोड़, किसके बराबर है, 290 के बराबर है। यहाँ पर इतना आपको समझ में आया। देखिए अब क्वेश्चन आपका बन चुका है, आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल टू 290। यहाँ पर ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू यहाँ पर 0। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर आप कॉमन नहीं लेते हैं तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन लेकर क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 143 इक्वल टू यहाँ पर 0। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 कॉमन लिए थे उसको हम पक्षांतर इस साइड कर दिए, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि इसमें हम 2 से भाग कर रहे हैं सब में। तो देखिए ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर ये गुणनखंड है तो इसको तो आप सॉल्व ही कर लोगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है कि उन दोनों को गुणा करें तो 143 मिल जाए, और उन दोनों को जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर हमें 2 मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 11 और 13 है, 13 में से अगर हम यहाँ पर 11 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 13x माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 11x माइनस 143। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 143 आएगा। ये इतना आ गया इक्वल टू 0। तो यक्स दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर जो लिखे हैं इसको यहाँ पर आप लिखिए, ये इतना आपने लिख लिया ना। यहाँ पर क्या लिखा है, आप कहेंगे -11x, यहाँ क्या लिखा है x, तो यहाँ पर क्या नहीं लिखा है, आप कहेंगे -11, तो यहाँ पर -11 लिख दीजिए इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 x प्लस 13 इक्वल टू यहाँ पर 0। यक्स का मान देखें तो यहाँ पर 11 और यहाँ पर -13, ये हो गया। इसको हम नहीं ले सकते हैं, यक्स इक्वल टू 11 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, इसमें तो नेगेटिव नंबर आ गया। तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर 11 हो गया, और यक्स प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर यक्स प्लस 2, तो यहाँ पर 1 मिनट, 11 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम संख्या 11 तथा द्वितीय संख्या कितना है, 13 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप एग्ज़ाम में हैं और आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसका गुणनखंड क्या होगा, होता है ऐसा कि नहीं समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, इसमें ये नहीं बोला गया कि नहीं इसमें गुणनखंड कर कर ही इसमें इसको सॉल्व करिए, केवल हमें दोनों संख्याएं बताना है, हम चाहे जैसे इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, श्रीधराचार्य विधि से इसको सॉल्व कर लेना है, मतलब कि -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फार्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये घ नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये ख नंबर है फ्रेंड। तो यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को जब तक नहीं समझेंगे इसका आप आंसर नहीं दे पाएंगे, ये हम आपको हर बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहा है हमें सिद्ध करना है दो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब कि संकेंद्रीय वृत्त में ये होता है कि चाहे जितने भी वृत्त हों सबका केंद्र एक ही होगा, चाहे एक वृत्त बड़ा हो दूसरा वृत्त छोटा हो, लेकिन सबका केंद्र एक ही होता है। कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, सिद्ध स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो चलिए इसको फिगर बनाकर समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पर देखिए ये जो थोड़ा बड़ा वाला जो यहाँ पर सर्कल बना है ये थोड़ा तिरछा हो गया क्योंकि इसको हैंड से ऐसे ही बनाए थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझना है। यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है जो यहाँ पर ये छोटा वृत्त बना है इसका भी सेंटर यही है, बड़े वृत्त का भी सेंटर यहीं पर है। कह रहा है जो ये बड़े वृत्त की जीवा है, तो बड़े वृत्त की जीवा, चलिए हम इसको ड्रा करते हैं, ये हो गया। ये जो बड़े वृत्त की जीवा है ये जब यहाँ पर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो यहाँ पे स्पर्श करेगी तो यहाँ पर ये त्रिज्या पर लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये ओ हो गया, यहाँ पर सी हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो जीवा है बड़े वृत्त की और ये जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, यहाँ से ये समद्विभाजित होती है। मतलब जो ए बी है ये दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है, एक ए सी बनता है और एक यहाँ पर बी सी बन रहा है। ठीक है, तो ये अब हमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर बी सी है या नहीं। तो चलिए लिखते हैं जो हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे, पहले लिखते हैं दिया है ओ केंद्र का दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। ये हो गया। केवल आपको इसमें थोड़ा लिखना रहेगा बस, ओ केंद्र का दो संकेंद्रीय वृत्त है, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त को, सब यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये फिगर से देखकर ही लिख रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो ए बी क्या है, यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त को सी बिंदु पर स्पर्श करती है, ये हो गया। इतना आपने लिख दिया। अब यहाँ पर लिख दीजिए सिद्ध करना है। जब ऐसे आप लिखेंगे ना तो सही रहेगा, जब इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर बी सी, चाहे आप इसको लिख दीजिए या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी बिंदु ए बी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे या सी बिंदु ए बी को समद्विभाजित करता है। ये हो गया। अब यहाँ पर समद्विभाजित करने का मतलब ही यही हो गया। जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की लाइन है, अगर यहाँ पर कोई बिंदु इसको हम ऐसे यहाँ पर कोई रेखा यहाँ पर ड्रा कर दें तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर पूरा था और इसको हम समद्विभाजित किए तो ये 1 सेंटीमीटर में ये डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये इतना ही हुआ है। तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए इतना कुछ तो यहाँ पर ये जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था और फिगर में देखकर हम लिखे हैं। अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि बड़े वृत्त की, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा ते हैं कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण
समकोण होता है। ये आपका एक प्रमेय है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये समकोण होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी लंब है क्या ओ सी, ये हो गया ए बी लंब ओ सी। ये इतना आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब आपने इतना इसको लिख दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, रेखा पर खींचा गया लंब स्पर्श रेखा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यहाँ पर इतना आपने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो चुका है। इस टाइप से एकदम शॉर्ट में हम आपको बताए हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा इधर उधर इसमें कुछ भी नहीं लिखे हैं कि आपको समझ में ना आए। नहीं तो यहीं पर अगर हमें दिखाना था ना तो इसमें हम रचना करते, इसमें इसको रचना करते, उसके बाद यहाँ पर इसको हम क्या करते, सर्वांग दिखाते। सर्वांग कैसे दिखाते, यहाँ पर देखिए ये 90 है, इस त्रिभुज में ये 90 बनता, ये आपका कॉमन हो जाता, ये आपका त्रिज्या है दोनों में है तो त्रिज्या आपका सेम हो जाता। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। जब दोनों बराबर हो गया तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि ए सी बराबर बी सी है। इस टाइप से आप इसको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, कह रहा है चित्र में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन है। कह रहा है चित्र में, इसका मतलब इसमें चित्र बना होगा, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र आपका दिया गया है। कह रहा है कि इसमें एल एम समांतर है बी सी के, एल एन समांतर है सी डी के। तो हमें सिद्ध क्या करना था, तो कह रहा है कि ए एम अपॉन बी एन और ए एन अपॉन डी एन, मतलब ए एम अपॉन बी एन। तो यहाँ पर ए एम अपॉन बी एन, तो यहाँ पर देखिए ए एम अपॉन, यहाँ पर बी एम, हाँ ठीक है, कह रहा है ए एम अपॉन बी एम और ए एन अपॉन डी एन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसको फिगर को पहले बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए आप लोगों के सामने ही बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ इस टाइप से दिया गया है, हो सकता है फिगर थोड़ा राइट ना बन पाए। चलिए हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर ये ऐसे गया है, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, ये इसके समांतर ही हमें इसको ड्रा करना है। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर है, और यहाँ पर भी ये, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसको हम और सही से बनाते हैं। ठीक है, जो भी बन गया है ये बन गया है। ठीक है, हमें देखना है ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो यहाँ पर नेम देते हैं, लिखेंगे ए हो गया, यहाँ पर यम हो गया, ये बी हो गया, उसमें दिया गया है खुद ही। तो यल हो गया, यहाँ पर डी है, एन सी, ये हो गया। इतना यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। दिया है, क्या दिया गया है, एल एम समांतर बी सी और एल एन समांतर सी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे एल एन समांतर सी डी, ये हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एन अपॉन डी एन, ये सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा ये समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये और ये क्या है, यहाँ पर ये आप कहेंगे यहाँ पर ये तो समांतर है। तो जब ये समांतर इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये समांतर है तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी लें तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जब ये समांतर है तो इसमें क्या होगा कि ये वाला यहाँ पर ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू
AL अपॉन, ये देखिए AL अपॉन CL, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ये किस प्रमेय से है? थेल्स प्रमेय। तो आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना है साइड में, थेल्स प्रमेय से, ये यहाँ पर ऐसे साइड में लिख दीजिएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे ACD में, यहाँ पर देखिए ABC लिए थे तो यहाँ पर ADC लेते हैं। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में अगर देखें तो यहाँ पर AN अपॉन यहाँ पर DN हो जाएगा, इक्वल टू AL अपॉन यहाँ पर CL हो जाएगा। इसको देखें तो ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। क्या ये आपको सेम नहीं दिख रहा है? तो इसके मतलब इसके बराबर में क्या दिया गया? ये दिया गया, तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं यहाँ पर AM अपॉन BM इक्वल टू AN अपॉन DN, ये हो गया। ये इतना आपने इसको लिख लिया, तो बस यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। ये आपका यहाँ पर प्रूव हो चुका है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन आया था। आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है द्विघात बहुपद इतने के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक सेट में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे घ, क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू यहाँ पर 0, ये यहाँ पर दिया गया है। हमें शून्य ज्ञात करना है तो 0 के बराबर इसे हमें दिखाना होगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करिए कि यहाँ पर 5 दूनी 10 होता है, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू यहाँ पर 0। देखिए एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक्स प्लस 5 लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ पर एक्स लिखें तो प्लस 2 को बाहर लिख दीजिए, ये इतना इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर एक्स प्लस 2 हो गया और यहाँ पर एक्स प्लस 5 आ गया, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर इसको हम 0 के बराबर दिखाएं तो एक्स बराबर -2 और यहाँ पर -5, ये इतना आपको समझ में है। यहाँ पर एक्स का मान आ चुका है, मतलब शून्य का हमें यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। एक को यहाँ पर हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को यहाँ पर हम बीटा मान लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की हमें सत्यता की जांच करना है। मतलब यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर हमें चेक करना है। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b अपॉन a होता है, यही होता है। देखते हैं क्या ये बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिख देना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 1 मिलेगा और b इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 मिलेगा और c इक्वल टू क्या है, 10 है। केवल आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है साइड में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर हम LHS लेकर सॉल्व करते हैं। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा देखें तो कितना आता है, तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -5 इक्वल टू -7। अब RHS हम लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस है, b के स्थान पर 7 लिखेंगे और a के स्थान पर कितना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पर लिखेंगे नहीं, यहाँ पर ये क्या लिखा है, -b अपॉन a लिखा है। तो a के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1, मतलब कि -7 आ गया है। अब यहाँ से देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS है, शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पर होता है c अपॉन a। ये आपका फार्मूला है, आपको याद रखना है इसको। तो अल्फ़ा कितना है, आप कहेंगे -2, बीटा कितना है, -5। देखते हैं LHS यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा, ये हो गया। अब RHS देखते हैं।
तो यहाँ पर सी अपॉन ए है इक्वल टू सी कितना है, तो आप कहेंगे 10, ए कितना है कहेंगे 1, तो यहाँ पर 10, देखिए दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये इतना आपको ऐसे लिखना है और यहाँ पर लिख देना है प्रूव्ड। थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब आप इंग्लिश में लिख देंगे तो कट कर देंगे, ये वो कुछ भी नहीं होता है। आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, यहाँ पर बीच बीच में आपको क्या करना है, इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत यूज करना है। जैसे वहाँ पर हम क्वेश्चन में लिखते हैं सॉल्यूशन, आप लिखते हैं हल, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सॉल्यूशन ही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हल लिख देंगे तो इसमें क्या होता है कि कापी थोड़ा देखने में अच्छी लगती है, थोड़ा प्रोफेशनल कापी आपकी लगेगी। तो यहाँ पर ये इतना हो चुका है, ये आपका प्रूव्ड हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन घ नंबर क्वेश्चन हो गया है। तो यहाँ पर अंग नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे यहाँ पर माध्य लिखा है, माध्यक क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पेपर उठाकर देखिएगा 2024 सेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका माध्यक उसमें पूछा गया है, लेकिन इसमें माध्य दिया गया है। तो लेकिन जो क्वेश्चन में पहले से दिया गया था उसी को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माध्यक है, तो माध्यक में ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर माध्य है तो आप माध्यक से भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर थोड़ा चेंज आ जाएगा और क्या। माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्यक माध्य का आंसर आएगा, माध्यक ज्ञात करेंगे तो माध्यक का आएगा। तो यहाँ पर हम माध्यक इसमें ज्ञात करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन को चेक किए तो वहाँ पर उसमें माध्यक था। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम नोट कर लिए हैं, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये संचयी बारंबारता इसमें हम ज्ञात करते हैं। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं, तो यहाँ पर जो 2 लिखा है 2 यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐड करते चलेंगे, 2 में 4 को ऐड करेंगे तो 6, 6 में 7 को ऐड करेंगे तो 13, 13 में 3 को ऐड करेंगे तो 16, 16 में 2 को ऐड करेंगे तो 18। यहाँ पर जो आता है इसको ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 4 2 6 7, यहाँ पर 13 3 16 2 18, देखिए सेम आया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर n इक्वल टू 18 है। अगर हम n/2 ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर 18/2 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। कुल मिलाकर देखिए जैसे ही यहाँ पर n/2 यहाँ पर 9 आया है, आपको देखना है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए इसमें ये 6 है, ये 13 है, तो हमें 9 किस में मिलेगा, हमें इससे छोटी संख्या को लेना है। तो 13 से छोटा इसमें क्या है 6 आया है, तो ये आपका क्या है CF हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसको CF माने हैं तो जस्ट आप यहाँ पर आ जाइए, उसके एक नीचे यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये CF ये F हो जाएगा, और इसी के साइड में यहाँ पर आइए तो L इक्वल टू यहाँ पर 20 हो जाएगा। और H आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसका अंतर 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10। ये इतना आपको समझ में आया। जितना कुछ भी लिखे हैं उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। पहले लिखेंगे CF इक्वल टू 6 और F इक्वल टू 7 और यहाँ पर L इक्वल टू 20, H इक्वल टू 10 और यहाँ पर अगर देखें तो n/2 इक्वल टू 9। इतने फार्मूले में यूज होगा। तो लिखेंगे माध्यक इक्वल टू क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इतना हो गया। L कितना है 20 है, प्लस n/2 कितना है 9 है, माइनस CF कितना है यहाँ पर 6 है, F कितना है 7 है, इंटू H कितना है यहाँ पर, तो H यहाँ पर 10 है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 9 में से 6 गया तो आप कहेंगे 3 और यहाँ पर 7 इंटू 10 इक्वल टू 20 प्लस यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30/7। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इसका एलसीएम लेकर इसमें गुणा करिए उसके बाद सॉल्व करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहने वाले हैं आपसे। आपको क्या करना है, इसको पहले यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर 20 प्लस, तो इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 7 चौक 28 पॉइंट, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, पॉइंट लगाकर जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 6 बचेगा, 7 8 56। कुल मिलाकर ये इतना, आप इसको भाग कर देख लीजिएगा तो 20 4 24.28, तो यही इतना आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि
एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो कह रहा है इसमें थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को देखा होगा जो मॉडल पेपर आपको हम सॉल्व कराए हैं 2025 का, तो उसमें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे उस वीडियो को जाकर देखिएगा। अगर आप उस वीडियो को देखे होते तो देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाता। तो यही आपको देखना है कि सभी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन आपको देखना है कि यहाँ पर रिपीट होते हैं कि नहीं। आप पाएंगे जितने भी क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपको रिपीट में मिलेंगे। जैसे 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये इसको सॉल्व किए हैं तो ये आगे किसी न किसी सेट में यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 2 से 3 बार और रिवीजन हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड किए हैं सभी वीडियो को आप देखिए। ये क्या है कि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है जब दूसरे सेट में यही क्वेश्चन हमें मिलता है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है, तो इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा होता है इसमें। तो अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नहीं भी अगर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है मान लेते हैं नहीं आता है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर इसमें डिजिट को चेंज कर देते हैं तो क्या आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आपसे बताते हैं कि डिजिट को मत याद रखिए, सॉल्व करने का पैटर्न आप समझिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वैसे भी हम इसके पहले एक वीडियो में पूरे डिटेल से बताए थे, लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपसे नीली गेंद पूछा है कितना है, तो यहाँ पर दो तरीके से आप मान सकते हैं। एक टाइप है कि आप मान लीजिए कि थैले में कुल गेंदों की संख्या, या फिर आप मान लीजिए कि यहाँ पर कुल नीली गेंदों की कुल संख्या कितनी है। दो में से चाहे आप किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना थैले में नीली गेंदों की संख्या, उसमें हम माने थे कि थैले में कुल कुल गेंदों की संख्या यक्स माने थे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 लाल गेंद हैं और कुछ नीली गेंदें हैं। तो कितनी है ये नहीं पता है, लेकिन ये तो मान लेंगे ना कि मान लेते हैं 5 लाल है तो यक्स गेंद यहाँ पर कितनी क्या हो जाएगा, नीली गेंद हो जाएगी। तो 5 प्लस यक्स गेंद क्या है, कुल थैले में जितनी गेंद है 5 प्लस यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपोजिट माने हैं, इसका अपोजिट हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में माने थे। तो यहाँ पर मानेंगे थैले में नीली गेंदों की संख्या यक्स है, ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा लाल गेंदों की की संख्या कितना है, 5 है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः थैले में कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा, थैले में कुल गेंदों की संख्या आप कहेंगे 5 लाल गेंद है और यहाँ पर यक्स नीली गेंद है, तो इतना ही गेंद होगा थैले में। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। कह रहा है आगे क्वेश्चन में यहाँ पर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है क्या नीली गेंद। कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान से एक बार और पढ़ लीजिए। कह रहा है इस थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की क्या है, दुगनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता देखेंगे दोनों। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, ये आगे है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब जितनी गेंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए कितना है, 5 है, कुल कितना है 5 प्लस यक्स है, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर नीली गेंद लिखेंगे, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता
कितना हो जाएगा, यक्स है, और यहाँ पर कुल गेंद कितना है, 5 प्लस यक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो यहाँ पर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है, इसके यहाँ पर ये दुगनी है। कौन दुगना है, ये दुगना है। तो यहाँ पर यक्स अपॉन 5 प्लस यक्स इक्वल टू यहाँ पर 5 अपॉन 5 प्लस यक्स, दोनों को बराबर दिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, बराबर दिखा रहे हैं तो प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी प्रायिकता दूसरा होगा, इसकी प्रायिकता दूसरी है, क्योंकि गेंदों की संख्या बराबर थोड़ी है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको समझिए। हमें 2 से गुणा करना है, इसमें करना है कि इसमें करना है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए, ये क्या है, दोगुना है, इससे ये दोगुना है। कौन दोगुना है, ये दोगुना है। मान लेते हैं ये 4 है, ये 2 है, ठीक है। ये 4 है, इसी से आप इसको समझ सकते हैं। ये 4 है, ये 2 है, तो इसका दोगुना कौन है, ये है। तो दोनों को बराबर हम तब कर सकते हैं जब इसमें हम 2 से गुणा करें। ऐसे थोड़ी यहाँ पर बराबर इसको हम दिखा देंगे। तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तब दोनों को हम बराबर दिखा दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुल मिलाकर इतना आया है। तो यहाँ पर देखिए, इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यक्स इक्वल टू यहाँ पर 10, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन था। जो स्टूडेंट इसको नहीं सॉल्व किए थे वो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखने में देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आधे पेज का भी ये क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये 5 क्वेश्चन आपके 20 नंबर आपको देंगे। तो आपको क्या करना है, इसी टाइप से वीडियो को आपको देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसके आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग इसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।